जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनिका। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूरी दुनिया के सामने बुद्धिज्म को लाने में महाराष्ट्र सरकार करेगी प्रयास, लॉर्ड बुद्धा टीवी पर खास बातचीत के दौरान बोले मुख्यमंत्री फडणवीस। महाराष्ट्र में होने जा रहे नगरपालिकाओं के चुनाव का तापमान दिन ब दिन हो रहा है गर्म, सभी पार्टियां एक दूसरे पर साध रही है निशाना। और 3 तलाक की असंवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दी कवायद, 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाएगा मामला। बुद्धिज्म का उगम स्थान ही भारत देश है। इस देश में बुद्धिज्म का बड़ा इतिहास छुपा हुआ है, जिसे दुनिया के सामने लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। इसके लिए कई अहम कदम भी सरकार की ओर से उठाए गए हैं, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने लॉर्ड बुद्धा टीवी पर दी। बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, फिर जो पंचतीर्थ उन्होंने घोषित किया, उसमें भी मेजर रोल महाराष्ट्र का आता है। और सबसे महत्व की बात यह है कि हमारी जो लेणियाँ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चीन में गया था, ड्यूनहोंग में। ड्यूनहोंग जो है ये मंगोलिया के पास है, यानी चीन का आखिरी छोर है। और वहाँ की लेणियों में मैं गया। ड्यूनहोंग की दुनिया में फेमस लेणियाँ हैं, बहुत फेमस है, फेमस केव्स है। वहाँ पर जाने के बाद मुझे इतिहास पता चला कि वो जो केव्स वहाँ तैयार हुई, तो जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, जो पहले चीन के साथ हमारा सारा व्यवहार होता था वो सिल्क रूट से होता था। इस सिल्क रूट से जाने वाले एक व्यापारी पर्यटक ने हमारी जो अजंता की लेणियाँ हैं, उन अजंता की लेणियों से प्रेरणा लेकर वहाँ से उस आर्ट को सीखकर 5000 से ज़्यादा किलोमीटर दूर वहाँ तक वो गया और वहाँ पर जाकर उसने उन लेणियों का निर्माण किया। और ड्यूनहोंग की जो लेणियाँ है ये अजंता की रेप्लिका है, यानी अजंता की केव्स को वहाँ पर वापस क्रिएट किया गया है। तो देखिए, हमको दुनिया में जोड़ने वाला ये कितना बड़ा उदाहरण है। और आज जब हम लोगों को वहाँ कहते हैं कि भाई आप जो देख रहे हैं ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी ओरिजिनल हमारे पास है, हमारे देश में है, तो वो सारे लोग यहाँ आना चाहते। हमने उनके साथ भी MOU किया है। और ये अजंता की केव्स के लिए हमने वापस जो जापान सरकार है उसके साथ MOU किया हुआ है और उन्होंने हमको पैसा भी दिया है। हमने वहाँ इंटरप्रिटेशन केंद्र तैयार किया, उसके लिए उन्होंने मदद की है। अभी ये लेणियों के लिए हमारी जो है इसको या बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा देने के लिए हमें जापान में टूरिज्म का ऑफिस मिला है, हमने उसको खोला है। और उसमें हम लोगों को बताते हैं कि भाई बुद्धिज्म का उगम हमारे यहाँ हुआ है, तो आपको सच में बुद्धिस्ट कल्चर अगर देखना है तो आप भारत में आइए। और बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से आपने जो कहा है ये बड़े पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में इन दिनों नगरपालिकाओं के चुनाव का तापमान दिन ब दिन गर्म होते जा रहा है, जिसके लिए सभी बड़ी पार्टियों के नेता अपने अपने तरीके से और विपक्ष पार्टियों पर वार करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग सभा में पहुंच रहे हैं। राज्य में इन दिनों चुनावी पारा दिन ब दिन गर्माते जा रहा है और इसी बीच राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव में जनता को अपनी खूबी और प्रतिद्वंदियों की खामियां गिनाने में लगी हुई है। यही नहीं, अब तक एक साथ और एक विचारों वाली बीजेपी और शिवसेना के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई है। और अब आलम ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री कभी शिवसेना के विरोध में बोलने से बचते थे, वो अब शिवसेना की पोल खोल रहे हैं। 56 इंचाची छाती लागते, 56 इंचाची छाती ती नरेंद्र मोदींजवळ आहे। कोणाशी तुम्ही नरेंद्र मोदींची तुलना करताय? अरे निवडणुकीमध्ये मतांकरता इतकी मोठी लाचारी स्वीकारणं खऱ्या अर्थानं हा कुठला तुमचा स्वभाव आहे, हा कुठला तुमचा आव आहे, हा कुठला तुमचा भाव आहे? बंधू भगिनींनो, या ठिकाणी नोटाबंदींवर बोललं जात आहे, नोटाबंदींवर, आणि म्हणतात जनतेला फार त्रास झाला। बंधू भगिनींनो, हे खरं आहे,
जनतेला त्रास झाला, रांगेत उभं राहावं लागलं, पण रांगेत उभा राहणारा तो प्रत्येक देशभक्त नागरिक हे सांगत होता की या देशाच्या विकासामध्ये सगळ्यात मोठी अडचण जर काही असेल तर ती अडचण काय आहे, ती भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा आहे. आणि भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या विरुद्ध मोदीजी जर लढाई करत असतील तर थोडासा त्रास सहन करायला आम्ही देखील तयार आहोत, ही जनता सांगत होती. ज्या जनतेनं त्रास सहन केला त्यांनी तक्रार केली नाही, मग तुम्ही तक्रार का करता? उद्धवजी, मला तुम्हाला विचारायचं आहे, अरे काँग्रेसचे नेते, राष्ट्रवादीचे नेते या ठिकाणी तक्रार करतात. मुख्यमंत्री के सवालों के जवाब को लेकर सेना भी आर पार की लड़ाई पर उतर आई है, जहां के दौरान उद्धव ठाकरे ने नोटबंदी के मुद्दे को उठा रहे हैं. वैसे तो उद्धव अपने मुखपत्र सामना के जरिए नोटबंदी पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ही सरेआम शिवसेना के खिलाफ बोल रहे हैं तो उद्धव ठाकरे भला कैसे चुप रहे थे? मी परदेशामध्ये अशाच काही ज्या गोष्टी आहेत, छोट्या छोट्या गोष्टी, पण संपूर्ण तिथली अर्थव्यवस्था ही त्या एका गोष्टीवरती चालते, जे जगभरामधनं लोक तिकडे येतात. आज जुन्नरसारख्या ठिकाणी, पुणे जिल्ह्यासारख्या ठिकाणी, कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी, जिकडे हे सगळे गड आहेत, रायगड जिल्हा, रायगड, या संपूर्ण जिल्ह्यांची अर्थव्यवस्था, तिथल्या लोकांची, तुमची सगळ्यांची ही अर्थव्यवस्था, काम, हे सगळं उभारून जगाला दाखवण्यासाठी त्याच्यावरती अर्थव्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. आम्ही त्याचं काहीच करत नाही आहोत. तुम्ही कुठेही गेला परदेशामध्ये की तुम्हाला तिकडे दिसतं प्रत्येक माणूस हा तिथल्या त्या छोट्या छोट्या गोष्टींवरती अवलंबून असतो आणि त्याला त्याच्यासाठी म्हणून ते संपूर्ण देश, तो संपूर्ण तिथला ते राज्य हे ती गोष्ट मोठी करून दाखवत असतं, मोठी करून सांगत असतं. आम्हालाच त्याची किंमत नाही. आमच्याकडे जन्माला आले, इतर जन्माला येतात तसेच आम्ही बघतो. स्वातंत्र्याच्या पूर्वी एकदा सुभाषचंद्र बोस महाराष्ट्रामध्ये आले होते. ते बंगालमधनं काही कवींना घेऊन महाराष्ट्रामध्ये आले होते आणि कवींना तिथे घेऊन आल्यानंतर ते प्रतापगडावरती, सिंहगडावरती गेले. सुभाषचंद्र बोस, आणि तिथून ते उतरत असताना, सिंहगड उतरत असताना त्यांनी त्यांच्याबरोबर आलेल्या बंगाली कवींना सांगितलं की याच्या पुढे जर तुम्हाला काही काव्य करायचं असेल तर या छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती करा, त्यांच्यावरती काव्य करून देशाला दाखवा, आपलं स्वातंत्र्य अजून लवकर येईल. यही नहीं, नगर पालिका के चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मन से भी कहीं पीछे नहीं. वैसे तो राज ठाकरे एक वक्ता के तौर पर काफी अच्छे हैं, जिनका लाभ भी उनकी प्रचार सभा के दौरान भीड़ के स्वरूप में मिल रहा है, जो मनसे के इंजन को आगे बढ़ाने की बात अपनी शैली में कर रहे हैं. तसं मी येऊन एक 5-10 मिनिटे इथे थांबलो होतो, भाषण ऐकत होतो आणि मुंबईमध्ये कुठल्या तरी कोपऱ्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांची सभा चालू होती. आता सगळी माध्यमं, प्रसारमाध्यमं खूप फास्ट झालेत. पटकन इथले तिथे, तिथले इथे मेसेज जातात आणि कळतं कोण काय बोलते. त्याच्यावरती मी येतोच. पण आणखीन एक बातमी आज जी मी वाचली ती म्हणजे मोहनजी भागवत बोललेत. मी मोहनजींचं पहिल्या प्रथम अभिनंदन करतोय. याचं कारण त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की कोणीही दुसऱ्याची देशभक्ती मोजण्याचा प्रयत्न करू नये. स्वतःला कोण जर का देशाचा भाग्यविधाता समजत असेल तरी देखील त्याला दुसऱ्याची देशभक्ती मोजण्याचा अधिकार नाही. आता हे कोणाला उद्देशून बोलले तुम्हाला कल्पना आहे. कारण काही जणांना असं वाटतंय की 2014 सालीच हिंदुस्थान जन्माला आला आणि त्यांच्याच अथक प्रयत्नांनी आपला देश निर्माण झाला. चरखा पण त्यांनीच चालवला, सगळं काही त्यांनीच केलं. फक्त फासावर नाही गेले एवढंच नशीब त्यांचं किंवा आपलं माहीत नाही मला. पण ते सगळं त्यांनीच केलं आणि मग आपला देश जन्माला आला. म्हणून हे जे काही सगळं स्वातंत्र्य तुम्हाला दिसतंय ही त्यांची कृपा आहे. आणि ते जे काय म्हणतील ते, त्याला जे कोण विरोध करतील ते देशद्रोही. आणि त्यांच्या त्या एका अहंकाराला मोहनजींनी चांगलीच कानफटात मारले. त्याच्याबद्दल मी मोहनजींचं अभिनंदन करतोय. बाकी विषय खूप आहेत. कधी कधी असा प्रश्न पडतो, म्हणजे असं येत नाही कारण विषय नेहमी येतच असतात समोरून, की आज काय बोलायचं. तेवढ्यात मुख्यमंत्र्यांची सभा होते आणि सगळे विषय येतात. मुख्यमंत्री जे काय बोललेले आहेत की
एकदा सर्जिकल स्ट्राईक करून पहा. म्हणजे हा जो सर्जिकल स्ट्राईक केला तिथे देवेंद्र फडणवीस, बाकी त्यांची इंगडची लुंगे सुंगे सगळे आणि नरेंद्र मोदी असे काही सरहद्दीवर गेले होते सर्जिकल स्ट्राईक करायला. काल परवाकडेच ते सगळा वृत्तांत आलेला आहे की सैनिक कसे थांबले योग्य वेळेची वाट बघत, आणि मग संधी मिळताच त्यांनी कसा हल्ला केला. हल्ला कोणी केला? सर्जिकल स्ट्राईक कोणी केला? सैनिकांनी केला. आणि भाव कोणी खाल्ला? इकडे घर बसल्याने भाव खाल्ला. मग यांनाही कल्पना नसेल सर्जिकल स्ट्राईक पहिलं काय, अजूनही यांना कळलं नसेल आणि आपल्याला सांगतात की सर्जिकल स्ट्राईक घर में तो सब शेर होते. अरे आम्ही आमच्या घरात शेर आहोतच आणि दुनियेमध्ये सुद्धा आम्हीच शेर आहोत. पण हे हास्यास्पद बोलतात मुख्यमंत्री. म्हणजे हा काय हल्लीची मुलं सुद्धा खूप हुशार आहे म्हणून पोरकटपणा हा शब्द पूर्वी प्रचलित होता. आता पोरकटपणा बोलून मी मुलांचाही अपमान करू इच्छित नाही. त्याहीपेक्षा आणखीन काही वेगळं असेल तर ते मुख्यमंत्री करतात. सर्जिकल स्ट्राईक ह्यांनी करून बघावा. त्याच्यानंतर त्यांनी आणखीन एक मला विचारलेलं आहे की नोटाबंदी जी काही झाली किंवा लादली आपल्यावरती, त्या नोटाबंदीचा फटका उद्धव ठाकरेंना किती बसला हे उद्धव ठाकरेंनी सांगावं. मला नक्की बसलेला आहे फटका. तुम्हाला कोणाला बसलेला नाही? मला बसला कारण जवळपास 100-200 माणसं जी कारण नसताना रांगेमध्ये आणि विविध कारणांनी त्या नोटाबंदीमुळे बिचारी मृत्युमुखी पडली, त्याचा मला फटका जरूर पडलेला आहे. मी तुमच्यासारखा दगडाचा किंवा पाषाण हृदय नाहीये. माणसं मेली तर मरू देत, पण मोदी बाबा भला एवढा निर्लज्ज आणि काय दगडासारखा विचार माझ्या मनात कधी येणार नाही. त्याच्यामुळे हा नोटबंदीचा फटका मला जरूर पडलेला आहे आणि नक्कीच अंतःकरणामध्ये कालवाकालव झालेली. मी जे काही घटना तुम्हाला सांगत आलेलो आहे आजपर्यंतच्या भाषणामध्ये की कशी माणसं मृत्युमुखी पडली, मग बँक कर्मचारी कसे गेले, रांगेत तिष्ठत उभे राहून वृद्ध माणसं कशी गेली, एका निवृत्त जवानाने स्वतः कशी आत्महत्या केली. सर्जिकल स्ट्राईक करून बघा हे मला मुख्यमंत्री सांगतायत. त्यांना मी सांगतोय की तुम्हाला लाज वाटत नाही खरोखर या शब्दात बोललं पाहिजे तुमच्याशी की या नोटाबंदीच्या रांगेमध्ये एक सीमा सुरक्षा दलाचा निवृत्त जवान त्यांनीही केला होता त्यावेळेला सर्जिकल स्ट्राईक किंबहुना एक लढा, दहशतवाद्यांविरुद्धचा लढा. आणि तो लढत असताना सीमेवरती 5 गोळ्या त्याच्या शरीरात घुसल्या होत्या. त्या 5 गोळ्या झेलून सुद्धा तो जिवंत राहिला. शत्रूच्या गोळीला तो बळी पडला नाही. पण तुमच्या नेत्यांनी जी नोटबंदी लादली देशावरती, ती लादल्यानंतर उपचारासाठी त्याला पैसे पाहिजे होते. रांगेत उभा राहिला, 1 दिवस राहिला, 2 दिवस राहिला, शेवटी माथं भडकलं. उपचारासाठी पैसे, माझ्या हक्काचे पैसे मी बँकेत ठेवले, ते मिळत नाहीत, ते देत नाही. स्वतःच पिस्तूल काढलं आणि गोळी घालून घेतली. बहरहाल बसपा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी जैसे भी प्रमुख बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी चुनावी चाल में कामयाब हो रहे हैं, जिनका तमाशा जनता देख रही है और अब ये जनता को तय करना है कि वो अपना नेता किसको चुनेगी. 3 तलाक की असंवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है. जस्टिस ने संकेत दिए हैं कि इस मामले की सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ को भेजी जाएगी. क्या 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन है और ये असंवैधानिक? इस मुद्दे पर 5 जजों की संविधान पीठ बनाने की तैयारी की जा रही है. चीफ जस्टिस JS खेयर ने ये संकेत देते हुए कहा है कि इस मामले में कानूनी पहलुओं पर ही सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों के एक-एक शब्द पर गौर करेगा. अदालत कानून से अलग नहीं जा सकती. वहीं केंद्र सरकार ने 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में अभ्यास के लिए 4 सवाल दाखिल किए हैं, जो है क्या 3 तलाक, निकाह हलाला बहुविवाह को संविधान के आर्टिकल 25 के तहत यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षण प्राप्त है? क्या ये प्रथा समानता और जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है? क्या पर्सनल लॉ संविधान में आर्टिकल 13 के तहत है या नहीं, जिसमें कहा गया है कि विधायक ही कानून बना सकती है? क्या ये प्रथा महिलाओं के प्रति भेदभाव के मामले में भारत की ओर से शुरू की गई विदेशी संधियों की हिसाब से है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 मई से सुनवाई की जाएगी और 30 मार्च को ये तय करेंगे कि बहस के मुद्दे क्या रहेंगे. ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है.
अंबरनाथ नगरपालिका के बाबा साहब आम्बेडकर उद्यान को नेस्तनाबूद करके उस पर नए प्रशासकीय इमारत बांधने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस उद्यान और वाचनालय को बचाने के लिए अंबरनाथ नगरपालिका पर मोर्चा निकाला गया, जहां सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट श्यामदादा गायकवाड़, कमलाकर सूर्यवंशी के साथ कई लोग मौजूद थे। महानगरों में बाग बगीचे नदारत नजर आ रहे हैं। हर जगह इमारत खड़ी की जा रही है। मुंबई के अंबरनाथ नगर पालिका में कुछ ऐसा ही माहौल देखा गया, जहां डॉक्टर अंबेडकर उद्यान और वाचनालय को तोड़कर प्रशासकीय इमारत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा आरोप अम्बेडकरी जनता ने लगाते हुए अंबरनाथ नगर पालिका पर मोर्चा निकाला। इस दौरान एडवोकेट श्यामदादा गायकवाड़, कमलाकर सूर्यवंशी, सुधाकर बर्वे ने नगर पालिका के अधिकारी शिंदे साहब को निवेदन दिया और इस दौरान श्यामदादा गायकवाड़ और कमलाकर सूर्यवंशी ने अपनी बात रखी। या ठिकाणी नगरपालिकेने नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान हे गायब करण्याचं कटकारस्थान सुरू केलं आहे। त्याला संपूर्ण आंबेडकरीवादी आंदोलनाचा विरोध आहे। मला यांना असं सांगायचं आहे की अंबरनाथ स्टेशन लगत फक्त दोनच चांगले मैदान आहेत, एक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान आणि एम चव्हाण नाट्यगृहातलं उद्यान। परंतु एम चव्हाण नाट्यगृहातलं उद्यान यांनी गिळंकृत केलेलं आहे, त्याचा सत्यानाश करून टाकला आणि अशाच प्रकारचं कटकारस्थान हे या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाचं करण्याचा यांचा डाव आहे। अंबरनाथ नगरपालिका ही महानगरपालिका होऊन घातलेली केव्हापासून शहर मोठं झालेलं, त्याच्यामुळे मोठी प्रशासकीय इमारत असायला पाहिजे त्याचा आमच्याकडे रोज नाही करतो आणि भरपूर जागा या प्रशासकीय कार्यालयाला उपलब्ध आहे। बाजूच्या जे दोन बिल्डिंग्स आहेत त्याच्यामध्ये फायर ब्रिगेडची बिल्डिंग आणि स्टाफ क्वार्टरची बिल्डिंग तरी अगोदरच तोडलेली आहे। त्याचप्रमाणे उद्यानाच्या पाठीमागे असलेलं जे गॅरेज डिपार्टमेंट आहे, वाहन विभाग आहे, त्याची जागा या इमारतीला मिळणार आहे। त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं उद्यान त्याची जागा नवीन प्रशासकीय इमारतीला घ्यायची काहीही गरज नाही। त्यामुळे आम्ही प्रशासनाला सांगितलेलं की कोणत्याही किमतीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाला आम्ही हात लावून देणार नाही। ते उद्यान अबाधित राहिलं पाहिजे। त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचं असलेलं सार्वजनिक वाचनालय ते सुद्धा अबाधित राहिलं पाहिजे। बाबासाहेबांचा पुतळा आणि गांधीजींचा पुतळा याला सुद्धा हात लावता कामा नये अशा आम्ही सूचना देण्याच्यासाठी याच मागण्या घेऊन आज संपूर्ण अंबरनाथ शहरात। बढ़ते हैं वाराणसी की खबर की ओर। वाराणसी में साड़ी के शोरूम में एक स्कीम लॉन्च की गई थी। जो महिलाएं 1 रुपए का नोट लेकर आएंगी तो उन्हें एक साड़ी दी जाएगी। स्कीम को जानने के बाद अचानक साड़ी लेने वाली औरतों की भीड़ बढ़ गई, लेकिन कुछ ही देर में स्टॉल खत्म हुआ। ऐसे में घंटों इंतजार करने वाले ग्राहक उबल पड़े। महामूरगंज की इस दुकान के आगे मर मच गई। सिर्फ 1 रुपए में साड़ी के ऑफर पर पूरा शहर टूट पड़ा, लेकिन बीच में ही जब स्टॉक खत्म हुआ तो जोश गुस्से में तब्दील हो गया। 1 रुपए का नोट लाइए, फ्री में साड़ी मिलेगा। 1 से 2 टाइम है, लोग पहले से ही लाइन लगा कर हैं। अभी तो ऑर्डर आप मिला है, बताया है कि प्रशासन का आदेश आया है कि ये काम बंद किया जाए, तो प्रशासन को पहले से मालूम होना चाहिए ना कि बनारस में कितनी पब्लिक है। दरअसल इस दुकान में 1 रुपए के नोट के बदले साड़ी देने का ऐलान किया गया था। बैनर देखकर हजारों की तादाद में महिलाएं जुटने लगी। इसमें पहली 700 महिलाएं लगी रही, लेकिन भीड़ भाड़ और जाम को देखते हुए प्रशासन ने इसे बंद कर दिया। कि हमने मतलब 1 रुपए में एक साड़ी मतलब कि देने को मतलब कि कहा था कि ये हमारी स्कीम थी। तो फिर हमने जैसे कि उसके मतलब 1000 साड़ी का इंतजाम किया था और वो मतलब कि एक वो लिमिटेड था कि मतलब हमने कि हमको 1000 वो साड़ी बांटना है। तो हमने जैसे कि 14 तारीख को एक ही दिन की स्कीम थी, तो हमने अंदाज 1000 साड़ी मतलब कि अंदाज वो बांट। हाल की इस तरह की सस्ती और मुफ्त की स्कीमों में भीड़ और भागदौड़ की वजह से हादसों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव का समय जैसे ही करीब आ रहा है, वैसे ही उम्मीदवारों द्वारा प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। उत्तर नागपुर में बसपा के उम्मीदवार के तौर पर गौतम पाटिल और मंगेश ठाकरे ने चुनावी रैली निकालते हुए प्रचार किया और अपने चुनावी मुद्दे रखे। प्रभागामधून आम्ही बसपाचे 4 अधिकृत उमेदवार आहोत आणि नारी प्रभागात फिरत असताना आम्हाला भरपूर
समर्थन मिळत आहे, विविध संस्थांचं, संघटनांचं आणि सामान्य जनतेचं आम्हाला भरभरून इथे समर्थन मिळत आहे. इथल्या समस्याही आम्ही बघत आहोत. समस्याच्या संदर्भातही आमचं जनतेसोबत बोलणं होत आहे. त्या समस्या कशा निराकरण करता येतील त्याबद्दलही आम्ही उपाययोजना करून ठेवलेल्या आहेत. त्याची ब्ल्यूप्रिंट आम्ही बसपाच्या वतीने तयार केलेली आहे आणि आम्हाला आशा आहे की हे जे समर्थन आम्हाला दिवसेदिवस वाढत आहे त्या समर्थनातून आम्हाला जनता जी आहे ते त्या ठिकाणी जिंकून देणार आहे. आम्हाला त्यांचं कामही करून द्यायचं आहे. इथे विकासाची गंगा वाहून आणायची आहे आणि बाबासाहेबांच्या विचाराला इथे घराघरात पोचवायचं आहे. जी आम्हाला लोकतांत्रिक प्रक्रियेअंतर्गत त्यांनी आरक्षणाच्या माध्यमातून आम्हाला जो अधिकार दिलेला आहे त्या अधिकाराच्या मार्फत आम्ही इथे विकास साधू इच्छित आहे. येणाऱ्या काळामध्ये बहुजन समाज पक्षाचे जर जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आले आणि खऱ्या अर्थानं जर बहुजन समाजाच्या लोकांनी एकसंघाने एकत्र येऊन बाबासाहेब सांगितल्याप्रमाणे जा आणि आपल्या घराच्या दिवा लिहून ठेवा, तुम्हाला या देशाची शासनकर्ती जमात बनायची आहे, ह्या मूल वाक्याला जर बहुजन समाजाने आत्मसात केलं तर मला पूर्ण विश्वास आहे की नागपूर शहरामध्ये आमचे 107 नगरसेवक उभे आहेत. ह्या 107 नगरसेवकातून 70-80 नगरसेवक जर समजा बहुजन समाज पार्टीचे निवडून आले तर या महानगरपालिकेमध्ये बहुजन समाज पार्टीचा महापौर बनेल आणि महापौर बनल्यानंतर या महानगरपालिकेची तिजोरी आहे ते आमच्या हातात असेल आणि जर आमच्या हातात जर 2,000 कोटीचा बजेट आमच्या हातात असेल तर आम्ही ज्या समस्या अधुऱ्या राहिलेल्या आहेत त्या परिपूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. त्याचप्रमाणे सुंदर नागपूर, स्वच्छ नागपूर हा नारा BJP लावत आहे, परंतु स्वच्छ आणि सुंदर नागपूर बनवण्यासाठी इथले जे यवतदार आहेत ते साफसफाईचं काम करतात. महाराष्ट्र में स्थित तेलहरा के किसानों के साथ नाफेड की ओर से धोखाधड़ी हो रही है, जिसके विरोध में भारी बहुजन महासंघ की ओर से तहसीलदार को निवेदन दिया गया और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। किसान अपनी फसलों को मेहनत से उगाते हैं, जिसका मुआवजा उन्हें उस फसल को बेचने के बाद ही मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र के तेलहरा में किसानों ने अपनी तुअर को नाफेड के पास बेचने हेतु ले जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय किसानों का कहना है कि नाफेड उनकी फसल तो खरीद रहा है, लेकिन इसमें कई नुकसान भी किसानों को है। दरअसल किसानों की ओर से नाफेड चलनी और पाइप का प्रति क्विंटल 50 से 60 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे हैं। साथ ही तुअर की खासी बर्बादी भी यहाँ की जा रही है, जिसके विरोध में भारी बहुजन महासंघ की ओर से तहसीलदार को निवेदन दिया गया और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की। तहसीलदार साहेबाला तूर नाफेड खरेदी विक्री संदर्भात निवेदन देण्याकरिता आलेला हो. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 30 रुपयाच्या वर कुठेही यांच्या संयुक्त दोघां मिळून ते लोक 50 ते 60 रुपये प्रति क्विंटल घेतात. शेतकऱ्याची ती लूट करतात आणि आम्ही त्यांना काल विचारणा भारी बहुजन महासंघाचे पदाधिकारी त्यांना माधव पाथरीकर म्हणून ते सचिव आहेत, त्यांना विचारणा केला असता ते असे म्हणाले की तुम्ही जर तक्रार करणार तर हे नाफेडची खरेदी बंद करणार. म्हणजे तेलारा तालुका खरेदी विक्री व कॉटन मार्केट हे शेतकऱ्याची लूट करतात, पर्यायी करतात. तर आम्ही शासन दरबारी अशी विनंती करतो की यांनी हे लूट थांबवावी. त्याचा एक सचिव यांना त्यांनी सांगू इच्छितो की तेलारा तालुक्यात होत असलेले जे काही तुरीची खरेदी आहे ही नाफेडच्या वतीने चालू आहे आणि ही खरेदी होत असताना शेतकऱ्यांचा जो विपुल प्रमाणात माल आलेला आहे त्या मालाची नासधूस तर होतेच आहे, परंतु तोलही आणि जे चाळणी लागून जो काही शेतकऱ्यावर अन्याय केला जात आहे हा अतिशय पाहण्यालायक आणि किंवा येण्यासारखा आहे की ज्या शेतकऱ्याचा माल ज्या पद्धतीने घ्यायचा आणि जे काही मापाई लावायची आहे ते महाराष्ट्रात कुठे इतक्या जास्त प्रमाणात मापाई नाही. जसे की तसा 50 रुपये आणि इतर ठिकाणी 29 रुपये 30 रुपयाच्या वर कुठं खरेदी नसताना तोलाईची किंमत नसताना इथं मात्र प्रचंड प्रमाणात लूट चालू आहे आणि ही लूट थांबवण्यासाठी भारिप बहुजन महासंघाच्या वतीने संपूर्ण तालुक्यातील काही कार्यकर्ते आम्ही इथं आलेले आहोत आणि तहसीलदार साहेबांना तसं निवेदनसुद्धा दिलेलं आहे. तरी कृपया आमची अशी विनंती आहे की लवकरात लवकर शेतकऱ्याचा हा गंभीर प्रश्न सरकारने शासनाने लक्षात घ्यावा आणि तात्काळ यावर जे काही तहसीलदार साहेब उपाययोजना करतील ते अंमलात याव्यात अशीच आमची अपेक्षा आहे. खबरों में फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं वाशिम की खबर की ओर। वाशिम जिले के मालेगांव ब्राह्मणवाड़ी में महास्वच्छता रैली के निमित्त सभा आयोजित की गई। इस रैली में मुख्य अधिकारी और जिला परिषद के HOD मौजूद थे, जहां स्वच्छता पर बात की गई। वाशिम जिले के मालेगांव ब्राह्मणवाड़ा में स्वच्छता पर बात करने और स्वच्छता के प्रति जन जागृति करने हेतु रैली के निमित्त सभा का आयोजन किया गया, जहां जिला परिषद HOD, वाशिम के जिलाधिकारी, मुख्य अधिकारी आदि मौजूद थे।
जहां महास्वच्छता को लेकर चर्चा की गई। आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे की गाव हागणदारी मुक्त जर झालं नाही तर त्या गावामध्ये कुठलाही खर्च करता येणार नाही, कुठलाही योजना आणता येणार नाही, निधी देण्यात जाणार नाही आणि योजना राबवल्या जाणार नाही. तर म्हणूनच आपल्याला गाव हागणदारी मुक्त करायचं आहे आणि आपल्या सगळ्यांच्या आरोग्यासाठी, आपल्या भावी पिढी जी येणार आहे, भावी पिढी आहे यांच्या आरोग्यासाठी आपण आपल्यामध्ये प्रतिकारशक्ती, आपल्याला ते वातावरण आपण सामावून घेतलेलं आहे, परंतु जी पुढची पिढी येणार आहे त्यांच्या आरोग्यासाठी आपल्याला गावाचं वातावरण सुशिक्षित, सुदृढ ठेवणे आवश्यक आहे. नागपुर महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपना प्रचार जोरों शोरों से कर रही है। इसी श्रृंखला में प्रभाग क्रमांक 34 के बसपा के उम्मीदवार भी अपना प्रचार कार्य तेजी से कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों से विविध मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने बातचीत की। प्रभाग क्रमांक 34 में फिलहाल हम खड़े हैं। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव जोरों शोरों पर प्रचार चल रहा है और साथ ही लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। कुछ उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और किस तरह से उन्होंने प्रभाग क्रमांक 34 में अपनी सत्ता प्रस्तावित करने के लिए शुरुआत कर दी है। सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या हम बहुजन समाज पार्टी से खड़े हैं। हम चारों उम्मीदवार हमारे ऐसी है कि हम प्रभाग क्रमांक 34 के जो भी समस्या है, रोड की समस्या है, यहाँ पर शोर गटर की समस्या है, शोर लाइन की समस्या है, पानी की जो समस्या है बहुत काफ़ी गंभीरता की समस्या है। हम महानगर पालिका में चुन के अगर आते हैं, पहले हम प्राधान्य देंगे कि पानी की जो समस्या है पूरी हल करेंगे, गटर की समस्या, शोर की समस्या जो है उसकी समस्या हम पूरी हल करेंगे। बाकी जो बचा है हमारा जो बगीचा ग्राउंड है, ग्राउंड का जो काम नहीं हुआ है उसका भी हम ग्राउंड लेवल से काम करेंगे। स्वच्छता अभियान नहीं चल रही ज़्यादा, वो भी हम उसको प्राधान्य पहले देंगे जरूर। सारी पार्टियां कहती है कि हमने ये काम किया, वो काम किया। निश्चित तौर पर बीएसपी की सत्ता फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, मगर अब बीएसपी के यहाँ पर अच्छी हवा तैयार हो गई है। बीएसपी को लोग समर्थन दे रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि उनको उनसे जुड़े और उनको वोट दें। क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? 2017 के चुनाव में हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खड़े हैं। हमारे साथ में हमारे शंकर बोतुल, लिल्लारे ताई, शिल्पा ताई है, हम साथ हैं। तो बहुजन समाज की पार्टी से हम जो खड़े हैं, तो महानगर पालिका में जो इसमें जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है अनेक पार्टी में, उनका कुछ अभी एक ठिकाना नहीं है। इसलिए जो महानगर पालिका में जो प्रॉब्लम है, गटर की लाइन, शोर लाइन, जैसे अभी ये जो एरिया है, स्लम एरिया है, उसमें बहुत से प्रॉब्लम है। उनके जो घर है उनके इसमें महानगर पालिका में उनका नाम नहीं है, सिटी सर्वे में उनका नाम नहीं है। इसलिए मैं आगे जब हमको लोगों चुन के देंगे तो हम उनको हेल्प करेंगे। जी, चुनावी मुद्दे काफ़ी हैं, मुश्किलें बहुत सी हैं इस प्रभाग में। ये अंडर डेवलपमेंट एरिया है, मगर इस एरिया में बहुत से काम किए जाने बाकी है। यही मुद्दे लेकर यहाँ पर ये उम्मीदवार खड़े हैं। ताई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ़िलहाल आपके प्रभाग में क्या क्या समस्याएं हैं और जनता के बीच आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता के बीच में तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन जो समस्या के बारे में जो आप पूछ रहे हो, समस्या तो इतनी ज़्यादा है कि छोटी छोटी से लेके तो बड़ी बड़ी चीज़ तक के बहुत सी ऐसी समस्या है जो हम लोग बता भी नहीं सकते। और मतलब आज तक के लोगों को सबको ही मालूम है कि अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने आज तक के हल नहीं हुई है, वो सब हम लोग चारों उम्मीदवार मिलके हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस शिल्पा दाई, आपके प्रभाग में जो फिलहाल जिनकी जी सत्ता थी, उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हुई है, बहुत सारे काम नहीं हुए हैं। आप जनता के बीच जा रही है, जनता से जुड़ रही है, उनसे बातें कर रही है। जनता का क्या कहना है कि बाकी पक्षों के बारे में और साथ ही साथ उन्होंने किए गए कामों के बारे में? आज तक यहाँ पर जैसे देखा जाए, मानेवाड़ा जो प्रभाग जाना जाता है वो बीजेपी का गढ़ जाना जाता है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि 15 साल से कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। नॉर्मल जो होते हैं वो तो होते ही है, लेकिन जो बेसिक समस्या है लोगों की, रास्तों की है, गटर लाइन की है, पानी की 24/7 बोले थे, लेकिन आज तक वो पानी किसी को भी नहीं मिला है। तो लोग बहुत परेशान हैं, वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो। सभी का कहना है कि इस बार हमें अच्छे लोग चाहिए जो अपने बहुजन समाज पक्ष के हैं। तो सब चाहते हैं कि बदलाव हो। हम जिधर भी जाए तो हमने देखा है अपने सर्वे में, जहाँ भी जाते हैं हम, तो कहते हैं कि नहीं,
इस बार हमें अच्छे उम्मीदवार चाहिए और हम अच्छे ही उम्मीदवार को चुन कर देंगे। काम करने वाले उम्मीदवार चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिलहाल हमने कुछ जानकारी ली इस आपके प्रभाग में, वहाँ पर हमें एक जानकारी मिली है कि यहाँ पर गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। जितने भी बड़े पक्ष है, फिर वो कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो या फिर बीजेपी हो, यहाँ पर गुटबाजी के चलते बहुत से लोग यहाँ से नाराज़ हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी कैसा है कि हर पक्ष ने, जैसे बीजेपी बोला जाए या कांग्रेस बोला जाए, तो सभी ने अपने अपने हिसाब से टिकटें लाई है, लेकिन जो पुराने हैं, जिनका यानी महत्व था, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिन्हें सारा उनका समाज जो जोड़ा है उनको, तो उनको टिकटें नहीं मिली, तो बहुत से लोग नाराज़ हैं। अच्छे कार्यकर्ता थे जिनकी टिकटें कटी है, तो उनको चांस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो इसीलिए सब चाहते हैं कि इस बार अच्छे उम्मीदवार आए, जो साफ सुथरे हो, जो अच्छे काम करे, जिनके वजह से पूरे प्रभाग का विकास हो। तो आप मानते हैं कि जो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा बीएसपी को होगा? ज़रूर, क्यों नहीं। हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जहाँ भी जाए हम सब कहते हैं कि आप इस बार बीएसपी की ही सरकार बनेगी। जी बिल्कुल। थूल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पुराने कार्यकर्ता हैं बीएसपी के और साथ ही साथ बीएसपी में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हुई है। बीएसपी का इस बार गली से लेकर दिल्ली तक माहौल है, 5 राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं, वहाँ पर भी बीएसपी का अच्छा खासा होल्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप कितना आप अवलोकन कर सकते हैं, कितनी सीटें अब महानगर पालिका में चुनकर आएगी? महानगर पालिका में हमारी कम से कम 55 सीटें आना चाहिए। महानगर पालिका में 55 सीटें आना चाहिए। प्रभाग क्रमांक 34 से चारों जो सीटें आती है, तो प्रभाग क्रमांक 34 से महापौर ही चुना जाएगा और जो महापौर होगा वो बहुजन समाज पक्ष का होगा। तो इनकी पूरी तैयारी है, जोरों शोरों से प्रचार शुरू है और इनका कहना है कि निश्चित तौर पर महापौर बीएसपी का आ सकता है और वो प्रभाग क्रमांक 34 से ही आ सकता है। बड़ी अच्छी है। लेकिन एक बात है, यहाँ पर बीएसपी के माध्यम से जो काम हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर लोगों को एक अच्छी अनुभूति देते हैं कि अगर ये लोग चुनकर आते हैं तो निश्चित तौर पर इस प्रभाग का और साथ ही साथ नागपुर महानगर पालिका में अलग अलग प्रभागों का अच्छा खासा विकास होगा। कैमरामैन रुपेश गावंडे के साथ नीलेश फरकाड़े, जय भीम इंडिया के लिए। दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र D3 स्थित त्रिशरण बौद्ध विहार को बुधवार तड़के बगैर किसी सूचना के ढहाए जाने से पूरे परिसर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोग इस घटना का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के विरोध में त्रिशरण बौद्ध विहार की जगह आंदोलन पर बैठ गए हैं। एक तरफ सरकार पूरे हर्षोल्लास के साथ संविधान वर्ष मना रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार का नापाक चेहरा बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली में सामने आया, जहां बरसों पुराने बौद्ध विहार को बगैर किसी सूचना दिए ही ढहाया गया, जिसमें कुछ भिक्षुओं को गंभीर चोटें भी आई। त्रिशरण बौद्ध विहार का निर्माण 1976 में किया गया था, तो वही विहार के कई बौद्ध भिक्षुक का जिसे बेवजह ढहाने का आरोप बौद्ध अनुयायियों ने लगाया है। वही इस विहार में कई बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, मगर इन भिक्षुओं को बगैर किसी जानकारी के वही इस विहार में कई बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, मगर इन भिक्षुओं को बगैर किसी जानकारी दिए बगैर इस विहार को सुबह 4 बजे ढहाया गया। इस घटना की सभी और निंदा की जा रही है। स्थानीय लोग इस घटना का विरोध भी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के विरोध में त्रिशरण बौद्ध विहार की जगह आंदोलन पर बैठ गए हैं। यार आप देख रहे हैं, यह बुद्ध विहार 1980 में यहाँ के सभी बौद्ध धम्मों की तरफ से बनाया गया था। तब से लेके यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर 15 बाय 15 का कमरा बनाकर तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति एवं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति रखी थी और साथ ही साथ यहाँ पर एक पंचशील ध्वज भी बहुत बड़ा हमने रखा था। परंतु खेद और दुख का विषय है कि सरकार ने या डीडीए ने या दिल्ली पुलिस ने हमको बगैर इंफॉर्मेशन करे। दुख की बात है कि रात्रि के समय लगभग 4 बजे के समय दिल्ली की पुलिस और उनके साथ में जो फोर्सेस लोग आए थे, उन लोगों ने विदाउट इंफॉर्मेशन करे ये 20 साल पुराना बुद्ध विहार नष्ट किया। इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। इसे ये दुख को पूरे भारत के अंदर हम लोग साझी करना चाहते हैं। यहाँ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया।